नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हम विज्ञान का एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इस पाठ के बारे में बता देता हूं कि यह आपका पाठ नंबर 7 है और 7 अंक का है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम के अनुसार इस पाठ में से कुल 7 अंक के प्रश्न आने संभावित हैं। तो आपके लिए ये पाठ काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है कि 7 अंक यदि हमें इस पाठ से लेने हैं तो इस पाठ को पूरे ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित होकर पढ़ना है। अगली दो तीन क्लासों में हम इस पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं और जीवों के जनन में हम किस प्रकार की विधियों का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, जो पाठ है, उस पाठ का टाइटल शीर्षक आपको दे रखा है जीव जनन कैसे करते हैं, परंतु अधिकांशतः प्रश्न ये बढ़ता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रत्येक जीव पृथ्वी पर स्वयं की व्यष्टि को अर्थात स्वयं की प्रजाति को जीवित रखने के लिए अर्थात अस्तित्व में रखने के लिए ही जनन करता है। यदि जनन ना करेगा तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही प्रत्येक जीव अपने अपने विधियों के अनुसार जनन करते हैं। तो आइए आज हम जनन के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में जनन होता क्या है। तो अपना सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा जनन। क्या होगा? जनन। सबसे पहले हम जनन के बारे में ही बात करेंगे कि वास्तव में जनन है क्या। तो देखिए, जनन का अर्थ होता है जीवों द्वारा, किसके द्वारा? जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन। तो हम इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन या फिर हम इसको बोल देते हैं प्रजनन। क्या बोल देते हैं? प्रजनन कहलाता है। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन या प्रजनन कहलाता है। और इस जनन के दौरान आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जनन में सबसे प्रमुख जो महत्व है वो होता है डीएनए का। किसका होता है? तो यहाँ पर मैं स्टार लगा के एक बात लिख देता हूं कि जनन में डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? डीएनए की। अब समस्या ये खड़ी होती है कि ये डीएनए क्या है। तो हम पहले डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डीएनए का यदि हम पूरे नाम की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा, मैं आपके सामने लिख देता हूं, डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए,
डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, अर्थात यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कई प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है डीएनए। अब ये डीएनए वास्तव में है क्या? तो देखिए, यह डीएनए में क्या होता है? जनन के दौरान, किसके दौरान? जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है। अब ये डीएनए की जो प्रतिकृति है ये क्या होती है? तो देखिए, डीएनए की प्रतिकृति का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी जीव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन गुणसूत्रों की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? डीएनए। क्या होती है? डीएनए। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है, और ये जो डीएनए की प्रतिकृति होती है, इस प्रतिकृति के अनुसार प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात विविधताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जनन में डीएनए की प्रतिकृति का बहुत महत्व है, और सबसे बड़ा महत्व यह है कि डीएनए की प्रतिकृति से ही हम जीवों में विभेद कर पाते हैं, अर्थात प्रत्येक जीव की संरचना और बनावट आपको विभिन्न प्रकार से दिखाई देती है, भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देती है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? डीएनए की प्रतिकृति, अर्थात प्रत्येक जीव में डीएनए की प्रतिकृति भिन्न भिन्न रूप में निर्मित होती है, जिससे प्रत्येक जीव में विविधता और विभिन्नताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति के बारे में आपको सिर्फ इतना ही समझना है। नेक्स्ट आगे चलना है। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, जनन मुख्य रूप से, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो देखिए, दो प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा है, ये तो पहला हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। दो प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक हो, अर्थात एकल जीव ही संतति उत्पन्न करता हो, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। और यह किसमें होता है? तो देखिए, एकल जीव सिर्फ एक कोशि के जीवों में होते हैं। तो एक कोशि के जीव जितने भी है उन सभी में किस प्रकार का जनन होगा? अलैंगिक जनन होगा। तो यहाँ पर हम अलैंगिक जनन में केवल एकल कोशि के जीवों की बात करेंगे, और इनके अंदर हम अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो विधि है उस विधि का नाम है, सबसे पहली जो विधि है उस विधि का नाम है विखंडन। अलैंगिक जनन के दौरान हम जो पहली विधि पढ़ेंगे उस विधि का नाम क्या है? विखंडन। दूसरी विधि हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है पुनरुद्भवन। क्या नाम है? पुनरुद्भवन। और इस पुनरुद्भवन को ही हम पुनर्जनन की संज्ञा भी दे सकते हैं, पुनर्जनन। तीसरी विधि इसमें हम पढ़ेंगे मुकुलन। क्या पढ़ेंगे? मुकुलन। चौथी विधि इसके अंदर हो जाएगी कायिक प्रवर्धन। क्या हो जाएगी? कायिक प्रवर्धन। पांचवी विधि इसके अंदर हो जाएगी बीजाणु समासंग।
बीजाणु समासंग। देखिए, बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन के दौरान, किसके दौरान? लैंगिक जनन के दौरान हम दो ही बातें करेंगे कि लैंगिक जनन पादपों में भी होता है। किसमें होता है? पादपों में लैंगिक जनन। और किसमें होगा? मानवों में। किसमें? मानव में लैंगिक जनन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है ये सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में ही संभव है। यदि हम बहुकोशिक जीवों की बात करें तो बहुकोशिक जीवों के लिए जनन की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है, और इस जटिल प्रक्रिया में अलैंगिक जनन हो पाना असंभव है या फिर मतलब कठिन है। इसीलिए हम उसके लिए फिर लैंगिक जनन की बात करते हैं, और लैंगिक जनन पादपों में भी होता है और मानव में भी होता है, या फिर जो भी बहुकोशिकीय जीव है सबके अंदर किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। मानव की बात करें तो मानव में भी लैंगिक जनन होता है, और इसके लिए मानव में दो अलग अलग प्रकार के जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम नर जनन कोशिका अर्थात नर युग्मक या मादा जनन कोशिका अर्थात मादा युग्मक कहते हैं। आइए हम सबसे पहले अलैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना अलैंगिक जनन। क्या रहेगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो लिखेंगे ऐसा जनन जिसमें एकल जीव ही संतति, ऐसा जनन जिसमें एकल जीव ही संतति उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एकल जीव ही संतति उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। देखिए, सबसे मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है? एकल जीव ही संतति उत्पन्न कर रहा है, तो इसमें भिन्न भिन्न जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि इस जनन प्रक्रिया में भिन्न भिन्न जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, और एक बात और इसके अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि यह जनन एक कोशिकीय
जीवों में ही होता है। कैसे जीवों में होता है? एक कोशिकीय जीवों में ही होता है। तो अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें एकल जीव ही संतति उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस जनन प्रक्रिया में भिन्न भिन्न जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन एक कोशिकीय जीवों में ही होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं जनन की प्रमुख विधियां। किसकी विधियां? जनन की प्रमुख विधियां। तो यहां लिखते हैं अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां। और इन विधियों के दौरान हम जब सबसे पहली जो विधि पढ़ेंगे उस विधि का नाम हो जाएगा, जो पहली विधि है उस विधि का नाम हो जाएगा विखंडन। सबसे पहली जो विधि है उस विधि का नाम क्या हो जाएगा? विखंडन। क्या हो जाएगा? विखंडन। तो हम सबसे पहले विखंडन की बात करते हैं और विखंडन के पश्चात हम बात करेंगे पुनरुद्भवन की। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके नोट्स लिख लेते हैं, फिर आपको इसको समझाते हैं। देखिए, विखंडन की बात करें तो एक कोशिक जीवों में, कैसे जीवों में? एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होकर एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होकर नए जीव में विकसित होना ही विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। अब विखंडन कहलाता है क्या? एक कोशिकीय जीव, एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, अर्थात विभाजित हो जाता है और नया जीव बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात करें अमीबा की। किसकी बात करें? अमीबा की बात करते हैं। तो देखिए, अमीबा जैसे जीव दो समान भागों में विखंडित होते हैं।
इसलिए इसे द्विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे द्विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे द्विखंडन कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि हम बात करें, देखिए इसी प्रकार यदि हम बात करें तो इसी प्रकार कालाजार का रोगाणु, किसका रोगाणु? कालाजार का रोगाणु, या फिर लेशमानिया, कालाजार का रोगाणु या फिर लेशमानिया आदि जीवों में भी द्विखंडन ही होता है। देखिए, हमने विखंडन की परिभाषा पढ़ी है। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है या विभाजित हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। यदि कोई जीव दो भागों में विभाजित हो रहा है तो उसे द्विखंडन कहेंगे, और यदि दो से अधिक भागों में विभाजित हो रहा है तो ऐसे जनन को हम बहुखंडन कहते हैं। आगे हम लिखेंगे कि बहुखंडन किन किन जीवों में होता है। सबसे पहले हम द्विखंडन की बात करें तो देखिए, अमीबा एक ऐसा जीव होता है जो दो समान भागों में विभाजित होता है। ध्यान रखना, दो समान भागों में विभाजित होता है, इसलिए इसे द्विखंडन कहते हैं। जबकि जो कालाजार का रोगाणु और लेशमानिया जो जीव है, ये भी क्या, इनमें भी क्या होता है? द्विखंडन। लेकिन दोनों में कुछ विभिन्नता है। क्या है? कि अमीबा दो समान भागों में विभाजित होता है, जबकि कालाजार का रोगाणु और लेशमानिया ये समान भागों में विभाजित न होकर दो अलग अलग भागों में विभाजित होता है, जिससे इनमें होता तो द्विखंडन है, परंतु जो जनक जीव होता है उसकी संरचना थोड़ी बड़ी होती है, जबकि जो संतति जीव होता है उसकी संरचना बड़ी होती है, छोटी होती है। जबकि अमीबा में जब दोनों जीवों का विखंडन होता है तो दोनों जीव समान अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अमीबा में द्विखंडन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना को बोलते हैं अमीबा। क्या बोलते हैं इसको? अमीबा। यहाँ पर ये अमीबा का एक जीव है। ये अमीबा जीव देखिए अपनी संरचना में इस प्रकार से, यहाँ पर इसमें इस जगह पे देखिए, ये इस प्रकार से इसमें कोशिका विभाजन होना शुरू हो गया है। आगे चल के ये देखिए, यहाँ से ये कोशिका, एक कोशिका है, धीरे धीरे इस कोशिका का विभाजन शुरू हुआ, और देखिए इस कोशिका विभाजन में दो अलग अलग कोशिकाओं में इसका विभाजन होना शुरू हो गया है। आगे जब हम देखते हैं, दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर विकसित होना शुरू कर देती है। दो अलग अलग कोशिकाएं विकसित होना शुरू कर देती है, और ये इस प्रकार से दोनों विखंडित हो जाती है, और दोनों ही नए अमीबा के रूप में एक नया जीव तैयार हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों जीवों की बात करें तो जो संतति जीव उत्पन्न हुए हैं, ये संतति, इनको लिख देता हूं मैं, संतति अमीबा। तो ये जो संतति जीव उत्पन्न हुए हैं, इनकी संरचना देखिए बिल्कुल समान दिख रही है। अर्थात अमीबा में होने वाला द्विखंडन जो होता है उसमें जीवों की उत्पत्ति समान रूप से होती है, जबकि लेशमानिया और कालाजार के जो रोगाणु होते हैं उनमें जीवों की उत्पत्ति असमान रूप से होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, एक लाइन और लिखेंगे, हम स्टार लगा के लिखते हैं। मलेरिया परजीवी तथा प्लेज्मोडियम
मलेरिया परजीवी तथा प्लेज्मोडियम जैसे जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीव बन जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बहुखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुखंडन कहा जाता है। तो हमने विखंडन के अंदर पढ़ा है कि विखंडन दो प्रकार से होता है। दो भागों में यदि अगर विभाजन हो रहा है तो उसे द्विखंडन कहेंगे। अगर अनेक भागों में विभाजन हो रहा है और अनेक संततियां उत्पन्न हो रही है तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं। और बहुखंडन किन किन जीवों में होता है? तो देखिए, बहुखंडन मलेरिया परजीवी में और प्लेज्मोडियम जैसे जीवों में हो रहा है, जबकि अमीबा जैसे जीवों में क्या हो रहा है? द्विखंडन होता है। और कालाजार का रोगाणु, लेशमानिया आदि में भी किस प्रकार का विखंडन हो रहा है? द्विखंडन होता है। तो देखिए, यहां से हमने सब पढ़ा कि अमीबा, कालाजार का रोगाणु तथा लेशमानिया जैसे जीवों में तो द्विखंडन होता है, जबकि मलेरिया परजीवी और प्लेज्मोडियम जैसे जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? बहुखंडन की विधि का काम में ली जाती है जनन के रूप में। अब नेक्स्ट हम अगली जो जनन की विधि पढ़ेंगे उस विधि का नाम है पुनरुद्भवन। क्या नाम है उस विधि का? पुनरुद्भवन। और पुनरुद्भवन को हम क्या बोल सकते हैं? पुनर्जनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुनर्जनन। देखिए, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। यदि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों यदि हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए, कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। पूर्ण जीव बन जाता है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को
प्रक्रिया को ही पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। देखिए, यदि हम किसी एक कोशिक जीव को कई टुकड़ों में काट दें तो हम देखते हैं कि प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर कोशिका विभाजन के दौरान पूर्ण रूप से एक नया जीव बन जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन इसलिए कहते हैं कि हम उस जीव को काट देते हैं, अर्थात वो मर जाता है, उसकी उत्पत्ति खत्म हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह कोशिका विभाजन करके पूर्ण रूप से तीन टुकड़े हुए, तीनों टुकड़े अलग अलग रूप में नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, और एक जीव से कितने जीव बन जाते हैं? 3 जीव बन जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। आइए हम प्लेनेरिया के पुनर्जनन की विधि को चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो सामने आपके ये जो जीव दिख रहा है, इस जीव का नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है इसका? प्लेनेरिया। और इस प्लेनेरिया में कौन सी प्रक्रिया हो रही है? देखिए, हमने इसको 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। कितने टुकड़ों में विभाजित किया है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ है। पहला वाला टुकड़ा केवल मुख दिख रहा है, दूसरे वाले में बीच का धड़ दिख रहा है, और तीसरे वाले में जो निचली संरचना है वो दिख रही है। हम आगे की संरचना में देखते हैं। इस प्रकार से देखिए कि यहाँ से ये जो संरचना ये बन रही है, ये एक नए जीव के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात कोशिका का विभाजन हुआ है, जिससे नया जीव उत्पन्न हो रहा है। और इस प्रक्रिया में इस भाग में देखिए, यहाँ पर इसके मुख की संरचना का निर्माण हो रहा है। किसकी संरचना का निर्माण हो रहा है? मुख की संरचना का निर्माण हो रहा है। निचले भाग का भी निर्माण हो रहा है, जबकि जो निचले वाला भाग है उस भाग से इसके ऊपर वाली संरचना, जो मुख से लेकर धड़ तक की जो संरचना है, उस संरचना का निर्माण हो रहा है। तो तीनों ही टुकड़ों से नया जीव, देखिए नया प्लेनेरिया बन गया है। ये जो तीनों है, इनको हम कहेंगे संतति प्लेनेरिया। क्या कहेंगे? संतति प्लेनेरिया। तो देखिए, एक जीव को काटने से 3 टुकड़ों में काटे, तीनों टुकड़े विकसित हो गए, और विकसित होकर क्या बन गए? नए जीव बन गए। पुनः जनक जीव की तरह ही एक नए जीव के रूप में विकसित हो गए। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन अर्थात कौन सी विधि हो गई है? पुनर्जनन। कौन सी विधि हो गई? पुनर्जनन। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगली विधि हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है, तीसरी विधि जिसका नाम है मुकुलन। तीसरी विधि जिसका नाम क्या है? मुकुलन। तो हम अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मुकुलन। और मुकुलन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए, हाइड्रा जैसे प्राणियों में, हाइड्रा जैसे प्राणियों में कोशिकाओं हाइड्रा जैसे जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाते हैं। विकसित हो जाते हैं।
क्या विकसित हो जाते हैं? उभार विकसित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। तथा यह मुकुल विकसित होकर नन्हे जीव में बदल जाता है। नन्हे जीव में बदल जाता है तथा जनक जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। स्वतंत्र जीव बन जाता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। इस घटना को ही मुकुलन कहा जाता है। देखिए, हाइड्रा जैसे प्राणियों में क्या होता है? कोशिकाओं का नियमित विभाजन होता रहता है और नियमित विभाजन के कारण उनके शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से पादपों की टहनियों को काटने पर उन शाखाओं पर छोटे छोटे उभार निकलते हैं, उभारों से ही नए शाखा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हाइड्रा जैसे प्राणियों में भी उसके शरीर पर उभार उत्पन्न होता है। उस उभार को ही हम क्या बोलते हैं? मुकुल कहते हैं। और वह मुकुल जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो वह जनक जीव से अलग हो जाता है और अलग होकर स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। उससे स्वतंत्र हाइड्रा बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। आइए हम इसको चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है, ये किसका है? ये चित्र आपके सामने जो दिख रहा है, ये चित्र है हाइड्रा का। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक उभार उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? उभार उत्पन्न हो रहा है। और ये उभार देखिए, यहाँ पर कुछ विकसित हुआ, यहाँ पर ये उभार क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। और देखिए, यहाँ तक आते आते ये पूर्ण विकसित हो चुका है। यहाँ पर ये पूर्ण विकसित हो चुका है और पूर्ण विकसित होकर जब ये यहाँ से अलग हो जाएगा, देखिए, जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगा तो इस स्थान से ये हटकर अलग जीव बन जाएगा, अर्थात अलग हाइड्रा बन जाएगा। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अगली जो विधि है अपनी, उस विधि का नाम है, अगली जो विधि है उस विधि का नाम है कायिक प्रवर्धन। क्या नाम है? कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में उद्यानिकी के दौरान कई ऐसे पौधों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बीज की। अर्थात गुणवत्ता और उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए इस प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है कायिक प्रवर्धन। अर्थात कायिक प्रवर्धन में क्या होता है
पर्तन, कलम रोपण और पर्तन, कलम रोपण आदि विधियों के द्वारा इस प्रक्रिया में नए पौधों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उन पर फल व पुष्प कम समय में लगने लगते हैं और उत्पादन भी अधिक होता है। तो इस विधि को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि के अंदर क्या होता है, पहले तो इस विधि का इस्तेमाल उन पौधों में किया जाता था जिन पौधों में फल व पुष्प देने की क्षमता खत्म हो गई है, फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो गई है। उन जीवों में ही कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता था, परंतु आज अधिक उत्पादन के लिए हर प्रकार के पौधों में कायिक प्रवर्धन जैसी प्रक्रिया का उपयोग काफी उच्च स्तर पर किया जा रहा है, जिससे लोगों की जो उत्पादन दर है वो बढ़ी है और कई पौधों में इससे नए जो पौधे हैं उनके अस्तित्व को भी बचाया गया है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे पौधे कुछ ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ऐसे पौधे ऐसे पौधों को पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी तकनीक द्वारा नए पौधे विकसित करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम जिन पौधों की बात करते हैं उनमें देखिए, प्रमुख रूप से मैं कुछ पौधों के उदाहरण लिख देता हूं, जैसे कि गुलाब, गन्ना, चमेली, केला, संतरा, मोगरा, ऐसे कई अन्य पौधे भी हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो ऐसे पौधों में हम कौन सी तकनीक द्वारा नए पौधे तैयार करते हैं, तो उस तकनीक का नाम है कायिक प्रवर्धन। क्या नाम है? कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक प्रवर्धन में इस विधि की एक खास बात है जो मैं आपको पहले भी बता दी है, मैंने मौखिक रूप से बता दी है, मैं लिख भी देता हूं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा तैयार पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा तैयार पौधे पर पुष्प व फल
कम समय में ही लगते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्तन के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन पौधों पर पुष्प व फल कम समय में ही लगने लगते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए इसी प्रकार एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफिलम। क्या नाम है? ब्रायोफिलम। देखिए, ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है। इस पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उस पत्तियों पर ही उभार उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से हाइड्रा में हमने देखा था कि हाइड्रा के शरीर पर ही एक उभार उत्पन्न होता है जिससे मुकुल तैयार होता है और वो मुकुल अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन के दौरान ब्रायोफिलम नामक जो पौधा होता है, उस पौधे की पत्ती पर भी इस प्रकार के ही छोटे छोटे उभार उत्पन्न होते हैं और उन उभारों या कलियों से वे कलियां जब मिट्टी में गिरती है तो उनसे नया पौधा विकसित हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी कायिक प्रवर्धन की तकनीक काम में आ रही है। मैं लिख देता हूं, इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न आ सकता है कि कायिक प्रवर्धन किन किन प्रकार के पौधों में हो सकता है। तो आपको मुख्य रूप से गुलाब, गन्ना, चमेली, केला, संतरा, मोगरा ऐसे पौधों के नाम तो याद ही रखने हैं। उसके साथ ही ब्रायोफिलम का नाम भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? ब्रायोफिलम का नाम भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इसकी पत्तियों पर कुछ कलिकाएं ऐसे विकसित होती है कि वे मिट्टी में गिरते ही नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो इसमें भी कौन सा जनन की विधि काम में आ रही है? कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं बीजाणु समासंग। अगली जो विधि है, पांचवी विधि, अलैंगिक जनन की जो लास्ट विधि है, उस विधि का नाम है बीजाणु समासंग। क्या नाम है? बीजाणु समासंग। देखिए, बात करते हैं बीजाणु समासंग क्या है। तो आप सबने देखा होगा कि यदि हम किसी ब्रेड के टुकड़े को खुले में 2-3 दिन के लिए खुले में रख दें तो उस पर एक हरे रंग की परत छा जाती है और वो परत इतनी विकसित होती है, इतनी तीव्र वृद्धि करती है कि वह पूरे ब्रेड को आपस में घेर लेती है। पूरा ब्रेड हरे रंग में बदल जाता है, उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है। उस परत में हम देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे तंतुओं का एक जाल बन जाता है, जिस जाल से उसके अंदर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान देना, इस बीजाणु समासंग में क्या होता है कि जो बीजाणु समासंग है, इस बीजाणु समासंग के दौरान राइजोपस, कौन सा? राइजोपस नामक
कवक का एक जाल बनता है, जाल बनता है। ब्रेड के ऊपर राइजोपस नामक एक कवक होता है, उस कवक का क्या बनता है, जाल बनता है। और इस जाल में जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, कैसे तंतु होते हैं, जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म संरचनाएं जनन में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है, जनन में भाग लेती है, भाग लेती है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजाणुधानी कहा जाता है। तो ध्यान देना, जो राइजोपस नामक कवक होता है, ब्रेड को अपने जाल में फंसा लेता है और पूरे ब्रेड पर छा जाता है। इन जो राइजोपस के कवक के जो जाल होता है, जाल में कुछ सूक्ष्म संरचनाएं होती है, तंतुओं के ऊपर ऊर्ध्व तंतु बाहर की तरफ निकले होते हैं, उन पर कुछ सूक्ष्म संरचनाएं होती है। वे संरचनाएं बीजाणुधानी का निर्माण करती है, मतलब एक गुच्छे के रूप में एक संरचना बनती है, जो इन संरचनाओं को हम बीजाणुधानी कहते हैं। और ये बीजाणुधानी के अंदर ही बीजाणु का निर्माण होता है और वही बीजाणु जनन में हिस्सा लेता है और एक नए बीजाणु का निर्माण करता है, अर्थात नए राइजोपस कवक का निर्माण करता है, जिससे वह ब्रेड पर वृद्धि करता रहता है और अपने संख्या बढ़ाता रहता है, जिससे ब्रेड पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये चित्र है बीजाणु समासंग का। किसका चित्र है ये, बीजाणु समासंग का चित्र है। और बीजाणु समासंग के दौरान ये जो दिख रहा है आपको, ये है राइजोपस कवक। क्या है ये, राइजोपस कवक है। और इस कवक में देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है ऊर्ध्व तंतु। क्या कहा जाता है, इनको ऊर्ध्व तंतु कहा जाता है। और इन ऊर्ध्व तंतुओं पर ये देखिए छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिख रही है गुच्छे के रूप में। इस गुच्छे के रूप में जो संरचनाएं दिख रही है, इन संरचनाओं को कहा जाता है बीजाणुधानी। क्या कहा जाता है, बीजाणुधानी। और ये जो बीजाणुधानी होती है, यही किसमें हिस्सा लेती है, यही जनन में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है, जनन में भाग लेती है और एक नए राइजोपस कवक का निर्माण होता है। आशा करता हूं आपको अलैंगिक जनन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपको हर पार्ट के नए नए वीडियोज मिलेंगे और हर पार्ट में आपको नई गुणवत्ता के साथ में कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के दौरान पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, किस किस प्रकार की क्रियाएं होती है तथा मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, दो प्रकार के जनन में नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इंतजार करना हमारी नेक्स्ट क्लास का। धन्यवाद।